अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर शुरू किए थे। कुछ चीजें इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है मानव में पाचन, इसको भी हमने आधा पढ़ा था। समय थोड़ा सा कम था जिसकी वजह से इसको आधे पे ही रोकना पड़ा था, अदरवाइज ये जो है कंप्लीट हो जाता लास्ट टाइम में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जहाँ तक पिछली बार पढ़ लिए थे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद जो है आगे का पढ़ाई हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले देखे थे आहार नाल की लंबाई को समझे थे हम लोग कि आहार नाल की लंबाई जो है वो लगभग 8 से 10 मीटर तक हो सकता है। 8 से 10 मीटर तक होता है। इसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो 24 फीट से लेकर के ये जो है आपको 30 फीट तक का हो सकता है। 24 फीट से 30 फीट तक हो सकता है। आहार नाल में कई सारे अंग और अंग तंत्र होते हैं, ये सब मिलकर के पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मुख गुहा। इसके अंदर जो है हम लोगों ने देखा था कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि इसमें होती है, ये चीज हम लोगों ने देखा था। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी थी? सबमैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल। ठीक है, ये तीनों थी। इसके बाद इसमें देखे थे कि दांत होता है इसके अंदर। ठीक है, जीभ भी होता है। इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था और पाचन की प्रक्रिया में इनका क्या योगदान है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको अगर समझना हो तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वाले वीडियो को, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हमने जो है ग्रसनी को देखा था। अच्छा, ग्रसनी को अंग्रेजी में जो है फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी को अंग्रेजी में फेरिंग्स कहते हैं। इसमें देखे थे कि मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता है, पिछला भाग होता है, उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के जरिए जो है भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, और कंठ द्वार के ऊपर जो है एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? हाँ, एपिग्लोटिस बोले थे। ठीक है, एपिग्लोटिस जो है बोला गया था उसको। ठीक है, तो वो एपिग्लोटिस पाया जाता है कहाँ? कंठ द्वार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली है। ग्रास नली जो है ये एक मांसल नलिका रूपी संरचना होती है। यह एक मांसल नली रूपी संरचना है जो अपने संकुचन और शिथिलन के द्वारा, संकुचन मतलब इसमें सिकुड़न होता है और शिथिलन मतलब फैलाव होता है, उसके गति के द्वारा जो है भोजन के कणों को अमाशय की तरफ ले जाने का जो है काम करता है। इसको हम लोग, इस गति को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, क्रमाकुंचन का परिभाषा लिखना हो तो आप लिखेंगे कि अमाशय की दीवारों में होने वाली शिथिलन और संकुचन की गति को ही हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। ठीक है, यह भोजन के कणों को अमाशय में ले जाने में मदद करता है। फिर हम लोगों ने अमाशय पढ़ा था, इसमें देखा था 3 भाग। इसका अगला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? अगला भाग जो है उसको हम लोगों ने कार्डियक कहा था। क्या कहा था? कार्डियक। ठीक है, इसके बाद जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग को हम लोगों ने फुंडिक कहा था। मध्य भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम भाग होता है, इसका जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग कहे थे पाइलोरिक। ठीक है, इसको क्या बोले थे? पाइलोरिक भाग, है ना। इसी पाइलोरिक भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके जरिए, जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, उसी छिद्र के जरिए जो है ये छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इसकी जो भीतरी दीवार है उसकी कोशिकाएं जो है वो स्तंभाकार एपिथेलियम का बना होता है। उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम का। ठीक है, इसकी कोशिकाएं जो है वो अमाशय ग्रंथि का निर्माण करता है, अमाशय ग्रंथि बनाता है। ठीक है, ये बनाता है आपको अमाशय ग्रंथि, या इसी को हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। इससे जठर रस का स्राव होता है।
इससे क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, जठर रस में कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियो में, इसमें उतना विस्तार से बात नहीं करेंगे। अब आगे की बात करते हैं। हम लोगों को जो है यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ना जो है रह गया था, इसी को आज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। छोटी आंत जो है ये हमारे पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 6 मीटर हो सकता है। ठीक है, इसका लंबाई लगभग जो है 6 मीटर तक का होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तक हो सकता है। यह आहार नाल का, मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, यही कारण है कि इसको जो है, और एक चीज और इसमें है, लंबा तो है, ठीक है, सबसे लंबा भाग है ये, लेकिन फिर भी इसको छोटी आंत कहा गया इसके चौड़ाई के चलते। इसका चौड़ाई कम है, इसका चौड़ाई मात्र जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहा गया। और ये अब चूंकि 6 मीटर लंबा है और हमारे पेट के जो है इतने से हिस्से में इसको रखना है, तो बहुत ज्यादा कुंडलित रूप से इसको जो है व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, ये छोटी आंत जो है कुंडलित संरचना है, इसकी लंबाई 6 मीटर हो सकती है। यह मानव आहार के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, इसमें जो है 3 भाग होते हैं। इसमें भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले भाग का जो है हम लोग अगला भाग जिसको कहते हैं, है ना, अगला भाग इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। इसको कहते हैं ग्रहणी, इंग्लिश में ड्यूटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, जो बीच का भाग होता है, मध्य भाग, वो कहलाता है जेजुनम। वो कहलाता है क्या, जेजुनम। और इसके जो पिछला भाग होता है, इसका जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है, इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब इसमें काम क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। ग्रहणी जो है वो अंग्रेजी के कैपिटल सी के आकार का होता है। ग्रहणी अंग्रेजी के कैपिटल सी के आकार का होता है। ठीक है, ये मध्य भाग है, बस इतना बताया है। इस ग्रहणी के अंदर जो है एक नलिका आकर के खुलती है जिसको मूल पित्तवाहिनी कहते हैं। ठीक है, ये मूल पित्तवाहिनी कहाँ से आया और ग्रहणी में आकर के खुला, ये अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। ये मध्य भाग है और इसका अधिकांश भाग जो है, यानी सबसे अधिक भाग जो है वो इलियम है। सबसे बड़ा भाग इसका कौन सा है, इलियम। इसी इलियम के अंदर ही जो है भोजन का पाचन पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इस इलियम में जो है क्या क्या आता है, ग्रहणी से जो है, ये ग्रहणी थोड़ी देर के लिए जो है इसको सी के आकार का होता है, ये है ना, तो इसको जो है हम लोग ऐसे सी के आकार में ऐसे समझते हैं कि ये जो है छोटी आंत का जो है ग्रहणी है। ठीक है, इसमें आकर के यहाँ पर एक नलिका आकर के खुली, इसको हम लोगों ने कहा पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी। ठीक है, ये नलिका जो है आया कहाँ से, तो एक होता है पित्ताशय। ठीक है, एक होता है पित्ताशय, है ना, ये पित्ताशय से एक नलिका आती है जो मूल पित्तवाहिनी कहलाती है। फिर इसी में थोड़ा दूर बाद जो है इसी में एक और नलिका आकर के जुड़ती है। ठीक है, अग्न्याशय वाहिनी, है ना, यहाँ अग्न्याशय से आती है ये कहाँ से आती है, अग्न्याशय से ये वाली नलिका जो है आती है और ये दोनों जुड़ करके जो है मूल पित्तवाहिनी का निर्माण करती है और फिर ये जो है आकर के इस जेजुनम में आके खुलती है। ठीक है, यहाँ से कई सारे एंजाइम्स इसमें आता है। पित्ताशय से पितरस यहाँ आता है, पित्ताशय से क्या आता है, पितरस आता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस। ठीक है, अग्न्याशय से क्या आता है, अग्न्याशयिक रस यहाँ आता है। पित्ताशय से जो पित्त आया है उसकी भूमिका को समझते हैं अब हम यहाँ। आपको याद होगा कि अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है भोजन का
तो भोजन जो है अम्लीय हो गया था। अब यहाँ पर ये पित्ताशय है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्ताशय में एक हरे रंग का द्रव होता है जिसको पित्तरस कहते हैं, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्ताशय से कौन सा एंजाइम साबित होता है? पित्तरस, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पित्तरस जो है काम करता है भोजन को क्षारीय बनाने का, उसकी अम्लीयता को नष्ट करके भोजन को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम्स जो है भोजन पर क्रिया कर सके और उसको पचा सके। ठीक है, तो ये पहला काम हुआ पित्ताशय का, पहला भूमिका। दूसरा भूमिका आप पित्ताशय का समझेंगे कि पित्ताशय से आने वाला जो पित्तरस जो है, पित्तरस आता है पित्ताशय से, तो पित्ताशय की भूमिका इस तरह भी है कि पित्तरस भोजन में उपस्थित वसा के कणों को सरलीकृत कर देता है। वसा के कणों का क्या कर देता है? सरलीकरण कर देता है। तो इस सरलीकरण को हम लोग पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण वह प्रक्रम है जिसके तहत जिसके द्वारा वसा के जटिल कण सरल अणुओं में टूट जाते हैं। वसा के जटिल कण सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्न्याशय से आने वाला जो अग्न्याशिक रस है, वो उसमें अग्न्याशिक रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं। अग्न्याशिक रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ठीक है, लाइपेज अमाशय में भी पाया जा रहा था, गैस्ट्रिक लाइपेज इसको कह रहे थे, जो वसा का पाचन करता है। यहाँ पर भी लाइपेज होता है, ये जो है इसको फिर वसा को पचाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वसा का आंशिक रूप से पाचन हुआ था। ठीक है, उसको पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एंजाइम्स जो है ग्रहणी में आते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, इलियम में जो है, इलियम में जो है आकर के भोजन का पाचन पूरा होगा। यहाँ पर जो है आंत के भीतर, छोटी आंत के भीतर भी जो है कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो एंजाइम को स्रावित कर रहे होते हैं। उस एंजाइम को हम लोग आंतरस कहते हैं या फिर सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, या तो इसको आंतरस कह देंगे या तो इसको कहेंगे आंतरस। ठीक है, आंतरस, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं आप? सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज का नाम है, आंतरस को ही सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और इस तरह से जो है भोजन का पूरा पाचन हो जाता है इलियम में। ठीक, इसके बाद जो है जो अपचा भोजन है, ठीक है, अपचा भोजन जो है वो और अतिरिक्त जल बड़ी आंत में चला जाता है। अपचा भोजन और अतिरिक्त जल कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, इसमें जो अभी तक हम लोग देखे कि भोजन का पूरी तरफ से पाचन कहाँ हो गया है? इलियम में, यानी कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो चुका है। इसमें जो पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन है उसका स्वरूप अब तक बहुत जो है पतला हो जाता है, बहुत जो है तरल हो चुका होता है। ठीक है, इस स्वरूप को जो है हम लोग चाइल कहते हैं। भोजन के इस स्वरूप को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। भोजन का ये स्वरूप क्या कहलाता है? चाइल, जो कि छोटी आंत में पचने के बाद होता है। ठीक, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर जो है अंदर की तरफ कुछ छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं जो है लटकती हुई दिखाई देती हैं। उन उंगली जैसी संरचनाओं को हम लोग रसांकुल, है ना, रसांकुर या फिर विलाई कहते हैं। ठीक है, रसांकुर या फिर क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। रसांकुर या विलाई कहते हैं, रसांकुर या विलाई। ठीक है, ये जो है माइक्रोविलाई, ये क्या काम करता है? या दीर्घरोम भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको दीर्घरोम भी कहा जाता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसी को दीर्घरोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये दीर्घरोम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। दीर्घरोम के चारों तरफ जो है रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। किसका जाल होता है? रक्त केशिकाओं का। रक्त केशिकाओं का जो है यहाँ पर बहुत घना जाल होता है। रक्त कोशिकाओं का नहीं,
रक्त केशिकाओं का, ठीक है, रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। और इसमें जो है इस रक्त में पचे हुए भोजन मिल जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और रक्त प्रवाह के दौरान शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर उसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में होता है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक और सवाल आता है स्वांगीकरण का, है ना। स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं? तो स्वांगीकरण में लिखते हैं कि पचे हुए भोजन का शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य में उपयोग करने की प्रक्रम को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में उपयोग करने की जो विधि है उसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, छोटी आंत भी पूरी तरह से क्लियर। इसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी? 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1 मीटर, लेकिन इसका चौड़ाई ज्यादा हो जाता है। इसका चौड़ाई जो है ज्यादा होता है और इसका चौड़ाई कम होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोला गया, ज्यादा चौड़ाई है, और इसको छोटी आंत बोला गया, ठीक है। बड़ी आंत में अभी बतलाए थे थोड़ा देर पहले कि जो छोटी आंत में अपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला आता है, इसके साथ अतिरिक्त जल भी बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और ये बड़ी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। एक जो है इस तरह से होता है, ठीक है, 2 भागों में होता है मुख्य रूप से। ये कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, ठीक है। ये बटा होता है 2 भागों में, ठीक है। पहला भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं कोलन। पहला भाग जो है उसको कहते हैं क्या? कोलन। पहला भाग क्या कहलाता है? कोलन। और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं गुदा या मलद्वार, ठीक है। रेक्टम कहते हैं उसको, रेक्टम, ठीक है, रेक्टम कहते हैं दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये जो अभी हम बनाए हैं ये बड़ी आंत का केवल कोलन है। ये कोलन 3 प्रकार का है। ये ऊपर की तरफ यहाँ से जो अपचा भोजन है या अवशिष्ट पदार्थ जो है यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसको हम लोग ऊपरी गामी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपरी गामी कोलन, ठीक है, ऊपरी गामी कोलन। और ये जो है इस तरफ अनुप्रस्थ चलता है, तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे के लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग अध, यानी कि अधोगामी। ये क्या हो गया? अधोगामी हो गया, ठीक है। ये हो गया अधोगामी इधर से, ठीक है, अधोगामी, अधोगामी कोलन, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है होता है छोटा सा, ये इसको कहते हैं रेक्टम। इसको कहते हैं रेक्टम। ये रेक्टम जो है क्या काम करता है कि जो अपचा भोजन है या मल जो है उसको, मल को यहाँ पर एकत्र करता है। मल कहाँ एकत्र होता है? रेक्टम में एकत्र होता है, जो समय समय पर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बस इतना ही चीज जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना था। पहला चैप्टर था ये, पोषण के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। मानव में पाचन तंत्र सारा समाप्त हो गया, ठीक है। इसी को बढ़िया तरीके से जो है आपको लिखना रहता है एग्जाम में। जो कुछ भी इसमें समझना था समझा दिए हैं। बाकी इसका आंसर कैसे लिखना है, जब क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के आहार नल का या मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, तो कैसे लिखना है वो हम बतलाएंगे। फिलहाल आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज अलग से चलेगा, ठीक है। इसी में हम आपको बतलाए थे कि पाचन का परिभाषा जो है हम आपको लास्ट में बतलाएंगे। ये सब जब पढ़ा देंगे उसके बाद बोले थे बताने के लिए, ठीक है। तो उसको आप देखिए। इस चीज में हम लोग देखे क्या, इस पूरे प्रक्रम में पाचन तंत्र के भीतर जब मुख गुहा में अगर देखा जाए तो हमने जो है भोजन को अंतर्ग्रहण किया मुख गुहा के माध्यम से। भोजन का ग्रहण हम लोग करते हैं मुख गुहा के माध्यम से। मुख से हम लोग ने भोजन को ग्रहण किया। पाचन इसका मुख गुहा में ही शुरू हो गया था, ठीक है। भोजन का पाचन जो है मुख गुहा में ही
शुरू हो चुका था। ये धीरे धीरे जो है भोजन के जटिल कण, भोजन में उपस्थित जटिल अणु जो है वो सरलीकृत होते गए, वो जो है टूटते गए, सरल अणुओं में बदलते गए, ठीक है, और तब जाकर के छोटी आंत में उसका अवशोषण हुआ, ठीक है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पाचन की प्रक्रिया को परिभाषित करेंगे। पाचन की परिभाषा हो जाती है कि पाचन वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से भोजन के जटिल कणों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। पाचन वह माध्यम है या प्रक्रम है जिसके माध्यम से भोजन में उपस्थित जटिल अवयवों को सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि उसका अवशोषण आसानी से हो सके और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग किया जा सके, ठीक है। यही चीज जो है पाचन की प्रक्रिया का परिभाषा हुआ, ठीक। अब इस चीज को जो है आप नोट कर लेंगे और याद करेंगे। ये सब चीजें जो है अभी जो कुछ भी पढ़ा है इससे हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये सीरीज आगे भी चलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि अगला चैप्टर का जो है वीडियो भी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। संडे के दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे, नहीं हुआ अगर संडे को तो कोई बात नहीं, फ्राइडे को ही हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। थैंक यू।